चलो, तो इस तरीके से आप देख रहे हो, देखो इधर, ये देखो, अरे इधर निकारागुआ से ही कट गया, ये है देखो, ये वाला है पनामा, ये पनामा है ना, ये है पनामा। लास्ट एक्सटेंड नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का लास्ट कंट्री कौन सा है? पनामा। और इधर से आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है, इधर से साउथ अमेरिका महाद्वीप शुरू हो जाता है। ठीक, एक तो ये याद रखते हो, प्रश्न बन सकता है कि नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप का साउथ में लास्ट कंट्री कौन सा है? पनामा। ठीक, ये है पनामा, जो इधर आगे है ना, पनामा इसमें दिख नहीं रहा है। आइए, अभी क्या हुआ, ये है लास्ट पनामा, जो साउथ अमेरिका के कोलंबिया से टच करता है, कोलंबिया से जुड़ा हुआ है ना। वही वाला प्रॉब्लम हो गया कि भैया किसी को न्यूयॉर्क वासी को किसी सैन फ्रांसिस्को वासी से ट्रेड करना है, तो भैया उसको पूरा जहाज़ लेकर पूरा चक्कर मार के ऐसे पहुंचना पड़ता था, 4 गुना ज़्यादा समय लगता था, फ्यूल वेस्ट होता था, और जो प्रोडक्ट है महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो यहाँ पर क्या सोचा गया, लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पनामा है, अगर कोई शॉर्टकट रास्ता, जहाज़ हमारा यहाँ से अगर ऐसे पास हो जाए तो ये शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा, है ना, ट्रेड करना आसान हो जाएगा। और पनामा, इस पनामा में एक झील था, गाटून झील। कौन सा झील? गाटून झील। ये गाटून झील था। तो अब लोगों ने सोचा कि भैया अगर एक काम करें, एक तो बहुत बड़ी गाटून झील यहीं पर है ऑलरेडी, इतना दूरी तो गाटून झील में ही बन जाता है जहाज़ के लिए, इतना दूरी गाटून झील तक। एक काम करते हैं, दोनों तरफ से नहर खोद देते हैं, नहर बना देते हैं, कैनाल बना देते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैनाल बनाएंगे तो वो इधर जुड़ जाएगा, किससे? पैसिफिक ओशन से जुड़ जाएगा। इधर से खोदे, इधर से शुरू किए, नॉर्थ अटलांटिक, इधर कैरेबियन है ना, यहाँ पर क्या है? कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर से खोदे और इधर पनामा की इस झील को क्रॉस करते ही कहाँ पहुँच जाएगा? पैसिफिक, प्रशांत महासागर में पहुँच जाएगा जहाज, इससे शॉर्टकट रास्ता बन जाएगा। तो यही है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल पनामा देश में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो साउथ में लास्ट देश है पनामा, उसके गाटून झील को कैनाल से कनेक्ट किया है। कौन सी झील? गाटून लेक। गाटून लेक से नहर खोदकर उसको जोड़ा गया और ये शॉर्टकट सी पैसेज तैयार हो गया, सी पैसेज तैयार हो गया। अब पनामा कैनाल कौन कौन से 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, देखो आप। एक साइड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, तो पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, लेकिन अभी अपन टू बी प्रिसाइज और क्लोज आ जाते हैं, कैरेबियन सागर। और क्लोज कहा, कैरेबियन सागर को किससे जोड़ता है? पैसिफिक ओशन। यही है पनामा की जानकारी। पनामा कैनाल ना, पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ है, कौन से देश में? पनामा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पनामा देश में है। कौन सी झील से ये कैनाल होकर गुजरता है, ये रूट, ये सी पैसेज होकर गुजरता है? गाटून लेक। इतना याद रहना चाहिए, गाटून झील। पनामा नहर कौन कौन से जलीय निकाय, वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? कैरेबियन सी से पैसिफिक ओशन को, कैरेबियन सी से पैसिफिक ओशन। बस ये बात क्लियर है। चलिए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, और अभी जो आपको नोट्स मिलेगा ना, उसमें और कुछ कुछ फैक्ट आ जाएंगे, उसको नोट्स को आपको एक बार देखना जरूर। लेकिन 90% प्रोबेबल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैपिंग करा रहा हूँ, वही है। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भैया हमें सब कुछ नहीं करना है ना। जो सब कुछ करता है वो कुछ नहीं कर पाता है ना, जो सब कुछ करता है वो कुछ नहीं कर पाता है, इस बात को ध्यान देना। आ जाओ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो भैया हम लोगों ने देखा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे आ जाएगा साउथ अमेरिका। कौन से नंबर का है ये? चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है साउथ अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। हालांकि हम लोगों ने शुरुआत नॉर्थ अमेरिका से की, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका आपको सामने दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका में देश बहुत कम है, तो यहाँ पे हमें नॉर्थ अमेरिका के देश, उनका लोकेशन याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, आया है कि नहीं आया है, ये मूर्खतापूर्ण सवाल है।
अगर कोई कोचिंग बोलती यहाँ से अभी तक प्रश्न नहीं करना चाहिए तो मूर्ख है ना। पता है क्या उसको कहाँ से अगली बार प्रश्न आने वाला है। अब तो CGPSC व्यापम में ऐसे ही धरे के धरे रह जाते हैं, कोई ट्रेंड काम नहीं करता। प्रॉबेबल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि साउथ अमेरिका के देश, देखो क्या इजी है, बहुत मर मर के रटना नहीं है, आपको याद हो जाएगा। जब भी मैपिंग को देखो, ध्यान से देखो, बना लोगे। और एक तरफ से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक तरफ से पहले मैं शुरू करता, इक्वाडोर एक तरफ से शुरू करते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश, इक्वाडोर सबसे पहले, इक्वाडोर ना। इक्वाडोर से क्लॉकवाइज चलते हैं। किसी चीज़ को याद रखने का तरीका, एक साइकिल ढूंढ लो, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हमेशा, और वैसे ही आप रिवाइज करोगे आपको याद आएगा। सबसे पहले इक्वाडोर है ना। इक्वाडोर से जैसे ही ऊपर चढ़े कोलंबिया आ गया, इक्वाडोर से जैसे ऊपर चढ़े कोलंबिया आ गया, कोलंबिया से जैसे ऊपर चले वेनेजुएला आ गया, है ना। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, वेनेजुएला से आगे बढ़े गुयाना आ गया, गुयाना, वेनेजुएला से आगे बढ़े गुयाना, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, गुयाना से जैसे आगे बढ़े सूरीनाम आ गया, गुयाना से जैसे आगे बढ़े सूरीनाम आ गया। अरे वो देश नहीं है भैया, सूरीनाम। अरे राजधानी है वो, कैनिन, कैनिन हट। अरे अरे यार हो सकता है गड़बड़ हो, रुक जाओ। सूरीनाम कंट्री इन साउथ अमेरिका, 16 नाम नहीं रे। Especially fruit types like Naranjilla and Tamarillo are native to the Andean region of South America, primarily Colombia, Ecuador, Suriname country and Bolivia. Colombia and सोलोमन कहा था। Suriname is the smallest independent country in South America. सूरीनाम है, सूरीनाम उधर सूरीनाम, ठीक। गुयाना के बाद सूरीनाम, सूरीनाम नहीं रे, सूरीनाम है ना, सूरीनाम। सूरीनाम के बगल में और आगे बढ़े फ्रेंच गुयाना आ गया, फ्रेंच गुयाना ना। एक और गुयाना है लेकिन इस पर कंट्रोल फ्रांस का है। ये कंट्री जरूर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है, फ्रांस का, फ्रांस को बिलोंग करता है ये ना। तो चलो एक तरफ से इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर से ऊपर कोलंबिया, कोलंबिया से ऊपर वेनेजुएला, वेनेजुएला के बगल में गुयाना, गुयाना के बगल में सूरीनाम, सूरीनाम के बगल में फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना से जैसे ही नीचे उतरे ब्राज़ील आ गया। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील आ गया ना, ठीक, ब्राज़ील आ गया। अब वो देखेंगे हम लोग, देशों का क्रम भी देखेंगे। रकाबाई कोड बताऊंगा आपको कि सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा रूस है एरिया में, है ना। रूस के बाद चाइना, चाइना के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। 7 है ऐसे लाइन से, हाँ 7वां इंडिया है, वो बताऊंगा बाद में। चलो साउथ अमेरिका दिख रहा है पूरा, ये पीला ब्राज़ील है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। ब्राज़ील से नीचे उतरे उरुग्वे, ब्राज़ील से नीचे उरुग्वे, उरुग्वे ना, उरुग्वे से नीचे आए अर्जेंटीना आ गया, अर्जेंटीना, उरुग्वे से नीचे आए अर्जेंटीना आ गया। अर्जेंटीना से ऊपर चढ़ने लगे अपन, चिली आ गया, लंबा सा, तुम देखो मिर्ची की तरह दिख रहा है, चिली है ना, चिली आ गया, ठीक। चिली से ऊपर पहुंचे अपन, पेरू आ गया, पेरू, चिली से ऊपर पेरू आ गया, और पेरू से ऊपर इक्वाडोर है ना। एक साइकिल में इतने देश देखो, इक्वाडोर, इक्वाडोर से ऊपर कोलंबिया, कोलंबिया से ऊपर वेनेजुएला, वेनेजुएला के बगल में गुयाना, गुयाना के बगल में सूरीनाम, सूरीनाम के बगल में फ्रेंच गुयाना, नीचे उतरो ब्राज़ील, ब्राज़ील, ब्राज़ील से नीचे उतरे उरुग्वे, उरुग्वे से नीचे उतरे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से ऊपर चढ़ो मिर्ची जैसा चिली, चिली के ऊपर पेरू। लेकिन 2 और देश हैं बीच में है, बोलीविया और पराग्वे। ये देख रहे हो आप, बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे, है ना। ये इसमें जो आप लोग अगर कोई फुटबॉल फॉलो करता होगा ना,
तो आपको साउथ अमेरिका के बहुत सारे देशों के फुटबॉल खेलते हैं लोग, बहुत सारे देश, ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ये सब फुटबॉल टीम है ना, फुटबॉल टीम है ना। चलो आइए, ये बोलीविया और पराग्वे देखो, ये अंदर है, अंदर दिख रहा है आपको, अंदर। आइए अब एक कंसेप्ट समझिए आप, एक कंसेप्ट आता है लैंड लॉक्ड कंट्रीज, लैंड लॉक्ड ना, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, लैंड लॉक्ड, भू आवेशित, क्या बोलेंगे इसको, भू आवेशित देश, समझो इसका, वो देश भू आवेशित देश कहा जाता है जिसका बॉर्डर किसी भी सी बॉडी से टच नहीं करता है ना, सी बॉडी मतलब किसी सागर या महासागर से किनारा नहीं बनाता वो, कोई ऐसे देश जो किसी भी सागर या महासागर को टच नहीं करते या बॉर्डर शेयर नहीं करते, ऐसे देशों को क्या कहा जाता है, भू आवेशित देश, लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। आप देख रहे होगे मैप में बोलीविया और पैराग्वे, वो कहीं भी किसी तरफ से, चारों तरफ से किसी भी सागर या महासागर से स्पर्श नहीं कर रहे हैं। वो लोग अगर किसी से स्पर्श कर रहे हैं बॉर्डर में, तो वो ऑलरेडी लैंड है। तो समझ गए आप, लैंड लॉक कंट्रीज है ना, लैंड लॉक कंट्रीज। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन से देश भू आवेशित देश हैं, लैंड लॉक कंट्रीज हैं, केवल 2 हैं, बाकी सारे देश देख लो, सब देखो बॉर्डर में अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन को टच कर रहे हैं, लेकिन ये केवल ये देश हैं, बोलीविया और पराग्वे, ये टच नहीं करते, किसी भी सी बॉडी को टच नहीं करते। इसका मतलब साउथ अमेरिका में 2 भू आवेशित देश हैं। देयर आर 2 लैंडलॉक कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, बोलीविया एंड पराग्वे। जब इसकी बात होगी तो एक और बात याद आ गई, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कोई भी देश नहीं है भू आवेशित देश। एक फैक्ट को वहाँ नोट कर लो, कोई भी कंट्री भू आवेशित नहीं है नॉर्थ अमेरिका में। ऊपर देखो कनाडा है, वो भी घिरा हुआ है समंदर से। नीचे देखो यूएसए ना, उसको एक कलेक्टिव बोलते हैं यूएसए भी दोनों तरफ से घिरा हुआ है। नीचे आ जाओ मैक्सिको, वो भी घिरा हुआ है। नीचे आ जाओ आपके सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, वो भी घिरे हुए हैं समंदर से। और इधर कैरेबियन कंट्रीज आ जाओ, वो भी समंदर से घिरे हुए हैं। तो यूएस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देयर इज नो लैंडलॉक्ड कंट्री, वहाँ कोई भी भू आवेशित देश नहीं है। जबकि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 भू आवेशित देश हैं, 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, बोलीविया और पराग्वे। आइए अब इसमें देखो आप, हम लोगों को ये पता है, आप लोगों को अगर याद होगा तो ये कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा मकर रेखा दोनों गुजरती है। ये 0 डिग्री है और ये है आपका 23 डिग्री हाफ, 23 डिग्री हाफ ना। अक्षांश आपको याद आ रहा है, ये 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई एक साउथ अमेरिका महाद्वीप से दोनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स अक्षांश गुजर रहे हैं, लैटिट्यूड्स या अक्षांश गुजर रहे हैं। एक है 0 डिग्री इक्वेटर गुजरता है और मकर रेखा भी गुजरता है। तो ये बात याद रखना, साउथ अमेरिका इज सच अ कॉन्टिनेंट थ्रू विच both important latitudes, that is equator and tropic of capricorn passes, दोनों पास करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा भैया कि इक्वेटर जो है वो साउथ अमेरिका के किन देशों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन ये बन जाएगा वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। आप एक याद रखो, वेस्ट टू ईस्ट। इक्वाडोर के बाद कोलंबिया के बाद ब्राज़ील, 3 देश, कोलंबिया ब्राज़ील, 1 2 3। तो भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के किन देशों से होकर गुजरती, वेस्ट टू ईस्ट। पहले इक्वाडोर के बाद कोलंबिया के बाद ब्राज़ील, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राज़ील। भूमध्य रेखा इक्वेटर पासेस थ्रू
विथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अब आ जाते हैं अपन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पे आ जाते हैं। मकर रेखा सबसे पहले चिली, सबसे पहले चिली, चिली से फिर अर्जेंटीना, चिली से फिर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से फिर बारी आई पैराग्वे की, पैराग्वे के बाद ब्राज़ील, पैराग्वे के बाद ब्राज़ील। चार कंट्री से 1 2 3 4। ये नॉर्थ अमेरिका से कौन सी रेखा, कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है नॉर्थ अमेरिका से? मकर रेखा गुजरता है कि नहीं गुजरता है? या सब भूल आ गए? मकर रेखा स्टार्टिंग में जब मैं थियरी पढ़ा रहा था लैटिट्यूड, वहां बताया था मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? सॉरी, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से देश से गुजरता है? मैक्सिको, मैक्सिको से गुजरता है, और बहामास, मैक्सिको और बहामास, केवल 2 देशों से गुजरता था, है ना। कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से गुजरती और वो केवल 2 देशों से गुजरती, मैक्सिको और बहामास। अब इधर साउथ अमेरिका का याद रखो आप, पहले 0 डिग्री इक्वेटर वहाँ से नहीं गुजरता, यहाँ से गुजरता है। 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 सदर्न लैटिट्यूड, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा गुजरती है। एक ऐसे याद रखना। आइए अब उसके बाद देखिए, अभी चर्चा में कौन सा है? वेनेजुएला। चर्चा में कौन सा देश है? वेनेजुएला ना, वेनेजुएला। अब देखो वेनेजुएला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत चर्चा में है। आपको पता है ट्रम्प, अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। अमेरिका ने, ट्रम्प ने क्या किया, आपने सीक्रेट एजेंसी को भेजा, और है ना, जो बैकअप कर रही थी अमेरिकन आर्मी, और उन्होंने क्या किया, अमेरिका के प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके अमेरिका लिया चुपचाप, और फिर वेनेजुएला को कब्जा कर लिया। किसको? कौन था अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसको कब्जा किया था, जिसको बंदी बना लिया? मादुरो। कौन? मादुरो को ये बंदी बना लिया। किसने? ट्रम्प ने, अमेरिका ने मादुरो को बंदी बना के वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। अभी नया प्रेसिडेंट कौन है? गैस ऐसा कुछ है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट में। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डेल्सी रोड्रिगेज। अभी देखो, मादुरो को बंदी बना लिया, और अभी का करंट प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? वेनेजुएला का प्रेजेंट प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज। डेल्सी रोड्रिगेज याद होना चाहिए, डेल्सी रोड्रिगेज। और एक और, अब मैं आपको बोलता हूँ ना, हर एक देश की कैपिटल याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका याद कर लो। वेनेजुएला की राजधानी कैराकास, वेनेजुएला की राजधानी कैराकास, वेनेजुएला की राजधानी कैराकास। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में दागने वाला है, अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम होंगे देख लेना। वेनेजुएला चर्चा में रहा है, तभी अब उसके इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। वेनेजुएला से जुड़ी करेंसी, वेनेजुएला का कैपिटल, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट जिसको बंदी बनाया गया, प्रेजेंट वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है, ऐसे क्वेश्चन बनता है ना। चलिए भैया, अब वेनेजुएला पे क्यों कब्जा किया? कोई मकसद होगा, मकसद था पेट्रोलियम, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ये दिख रहा है एक झील, ये माराकाइबो झील है, पढ़ेंगे अभी, सुन लो बस। ये माराकाइबो झील है। माराकाइबो झील जो वेनेजुएला का पेट्रोलियम रिजर्व है, वो माराकाइबो झील ही एरिया है, वहीं से पेट्रोलियम निकलता है ना। अब पेट्रोलियम पर कब्जा करना था, बहाने से उसने दुनिया भर के इधर उधर के आरोप लगाए कि वो जनता को संभाल नहीं पा रहा है, ये नहीं संभाल पा रहा है, मैं पूरे विश्व का ठेकेदार हूँ, इसलिए मैं उसको बंदी बना रहा हूँ और अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ कि वहाँ की जनता सेफ रहे। ऐसे ही करता है अमेरिका, जब भी उसको कब्जा करना होता है। जैसे पहले इराक पर के पेट्रोलियम पर कब्जा करना था, तो सद्दाम हुसैन पर अटैक कर दिया अमेरिका ने, है ना, वहाँ का पेट्रोलियम कब्जा कर लिया। अभी वेनेजुएला का कर लिया। और आपको बता रहा हूँ, अभी जितने भी वॉर हो रहे हैं, अभी देखो रशिया ने यूक्रेन पर वॉर, ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, सुन रहे हो, है ना। रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर, तो उसका भी मकसद क्या था? पेट्रोलियम,
अभी कभी सोचे हो कि ऐसा क्या है, अमेरिका के पास भी पेट्रोल है, पेट्रोलियम रिजर्व उसके पास भी है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को भी कब्जा करने की कोशिश की। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड जिस पर डेनमार्क का कब्जा है, ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की कोशिश की। वेनेजुएला पे तो कर ही लिया, और ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करने की कोशिश की। कारण पेट्रोलियम है, बता रहा हूँ। ग्रीनलैंड अभी भले ही निर्जन देश है, वहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड के नीचे एक तो रिच मिनरल्स हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, और साथ में पेट्रोलियम रिजर्व। और अमेरिका इसीलिए डेनमार्क के ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है ना। डेनमार्क बोलता है ना ना ना। तो और रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, मकसद पेट्रोलियम ना। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्या इनके देश में पेट्रोलियम नहीं है क्या, ये लोग क्यों अटैक कर रहे हैं? जैसे अमेरिका क्या पेट्रोलियम नहीं है, उसने वेनेजुएला पर अटैक किया, पेट्रोलियम के लिए कब्जा कर लिया। मैं बता रहा हूँ है बहुत है। लेकिन अब आपको एक मैं वो बताता हूँ जो आपको समझना चाहिए। जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दागे जाते हैं, आपकी राय विचार निर्मित होनी चाहिए। देखो क्या है, अब ऐसा युग आ गया है जिसके पास फ्यूल है, जिसके पास फ्यूल है वो अमीर होगा, अमीर होगा तो वो राज करेगा दुनिया। सीधी सी बात, सीधी सी बात। और पेट्रोलियम आपको पता है ये डिग्रेडेबल है कि नॉन डिग्रेडेबल है। देखो, जिस फ्यूल को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? डिग्रेडेबल, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल। जैसे आपका, जैसे नहीं, कोयला रिन्यूएबल नहीं है, सौर ऊर्जा। भैया सूरज जब तक है तब तक हम उसकी ऊर्जा, जब तक पृथ्वी है, जब तक सूरज है तब तक पृथ्वी है, और तब तक आप सोलार जो है वो एनर्जी ख़त्म होगी क्या? नहीं होगी ना। लेकिन कोयले के नीचे, सतह के नीचे आपको पता है कोयला और पेट्रोलियम ये फॉसिल फ्यूल है। कौन सा है? फॉसिल, जीवाश्म, है ना। लाखों करोड़ों साल लगते हैं ऊपर बनने में, उस फ्यूल को बनने में। मतलब ऐसे धरती चीरा गया, जितने जंगल पशु सब अंदर दब गए, गहराई में दब गए, और लाखों करोड़ों सालों के एक्सट्रीम प्रेशर, जितनी गहराई में दबते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और यही ये जो है फॉसिल जो है ये ना कोयला बन जाता है, कोयला बन जाता है, और पेट्रोलियम भी ऐसे ही बनता है। क्लियर है बात? जीवाश्म से, फॉसिल से पेट्रोलियम, कोयला ये सब बनता है। लेकिन भैया जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन में दबे हैं, हम निकालते जा रहे हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगला फॉसिल फ्यूल बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे, है ना। तो ख़त्म हो जाएगा ना भैया। तो ये सारे जो फ्यूल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, जो अभी नीचे बन चुके हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। अभी देखो कि ऐसा है कि एक समय आएगा जब जितने भी पेट्रोलियम और कोल का दोहन हो रहा है, निकालते जा रहे हैं यहाँ पर, एक समय आएगा ख़त्म होगा, ही ख़त्म होगा। जिस देश के पास ये होगा फिर अपने हिसाब से सब पर रूल करेगा। पेट्रोल वाला पेट्रोलियम तेरे को चाहिए, 100 रुपये लीटर चल रहा है, अभी मेरे पास ये पेट्रोलियम, मैं बोलूँगा अभी 10,000 लीटर दूंगा मैं, तो का करी सब मन होकर गुलाम हो गए। पेट्रोलियम है उसके पास। और अमेरिका करता क्या है, अपना पेट्रोलियम निकालता ही नहीं, वो अपना कोयला, अपना पेट्रोलियम नहीं निकालता। वो क्या करता है, इतना संपन्न है, इतना पैसा है कि दूसरे देशों से खरीद लेता है, पेट्रोलियम खरीद लेता है, और पेट्रोलियम खरीद के उसको इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल कर रहा है कि एक समय आएगा ये जितने भी सऊदी ये सब का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तब पेट्रोल मेरे पास ही रहेगा और मैं अपनी शर्तों पर चलाऊंगा देश को। देखो, अभी तक हो सकता है कि भविष्य में 100 साल 150 साल बाद और ऑल्टरनेटिव फ्यूल खोज लिया जाए। वैसे ही बात यूरेनियम की भी है। यूरेनियम एक मिनरल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, लेकिन वो भी है, लेकिन यूरेनियम हर जगह नहीं है भैया।
कनाडा में रिज़र्व है, यूएसए में रिज़र्व है, कनाडा में भी है। हमारे यहाँ बहुत थोड़े मोड़े रिज़र्व हैं, झारखंड में जादूकोड़ा, फिर हमारे मोहला ओला में भी पता चला है। केरल में थोरियम है, यूरेनियम नहीं, थोरियम ना। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत रेयर है। यूरेनियम भी एनर्जी के एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो भैया वो बहुत थोड़ा है। और यूरेनियम का इस्तेमाल अभी लोग किस में कर रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, उसमें इस्तेमाल होता है। तो न्यूक्लियर ये भी जो है लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है ना। तो अब लोग जो है वो सोलार एनर्जी और इधर की ओर जा रहे हैं, लेकिन चाहे आप जितना हो जाओ, अभी भी हम इतने सक्षम नहीं हुए हैं। अगर व्यापार जो चलता है, ट्रेड जो चलता है, वो आप देखना कि भैया माल शिप से आता है, प्लेन से आता है ना, ठीक है आ गया। लेकिन किसी कंट्री में एक कोने से दूसरे शहर में या दूसरे सिटी में जाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल होता है। और ट्रक किससे चलती हैं? डीजल से चलती हैं। वो भी पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है ना, पेट्रोलियम से ही आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप बता दूं, अभी आपको ये वॉर चल रहा है ना, और हमारे यहाँ 20% हमारे यहाँ जानते हो पेट्रोलियम तो है ही नहीं, हमारे यहाँ रिफाइनरी है। आपको बता दूं रिफाइनरी है, बॉम्बे हाई और ये डिगबोई ये सब जो सुनते हो, ये सब रिफाइनरी है। क्रूड ऑयल जो आता है उसको रिफाइन करते हैं और उससे पेट्रोलियम और यूज़ करने लायक पेट्रोलियम और डीजल बनाते हैं। बता दूं हमारे यहाँ पेट्रोलियम तो है नहीं, हम मंगाते हैं पेट्रोल क्रूड ऑयल मंगाते हैं। क्रूड ऑयल कहाँ से मंगाते हैं? ईरान से मंगाते हैं, रशिया से मंगाते हैं। और अभी आपको पता है ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल के चक्कर में धमका के बोल दिया है कि रूस से तुम ऑयल नहीं खरीदो, हमसे खरीदोगे। मतलब हमने अभी लेटेस्ट वेनेजुएला कब्जा किया है, वहाँ से जो पेट्रोलियम निकालेंगे हमसे खरीद नहीं, तेरे खरीदना पड़ेगा, हमसे खरीद। तो जो रूस बहुत पुराना मित्र था, उससे अमेरिका ने क्या किया, भारत को छुड़वा दिया। और नीचे ईरान से भी मित्रता थी अच्छी, ईरान से भी छुड़वा दिया, मजबूर कर दिया बुढ़े को किससे पेट्रोलियम लेने का, अमेरिका से लेने के लिए। ये सब क्या है? आप लोगों को सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है ना, वो सच को छुपाने के लिए तरह तरह के झूठ दिखाए जाते हैं। सच्चाई ये है कि एप्स्टीन फाइल्स जितने बड़े बड़े नेता आपको, जितने बड़े बड़े वाइट कॉलर दिख रहे थे ना, जैसे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? बिल गेट्स ही है ना, बिल गेट्स हो गया, यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग्स वो भी गया था साला वहाँ, है ना। एप्स्टीन को जानते हो कि नहीं जानते हो? सुन लिए होगे अब तक। एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति था, दलाल था वो। सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वर्ल्ड के, जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब के बीच का दलाल था वो सब उसको जानते थे। वो क्या करता, प्राइवेट आइलैंड में पार्टी ऑर्गेनाइज करता था, जहाँ बच्चियों को और इनको नोचते थे ये लोग, जाकर प्रोवाइड कराता था वो। बच्चियाँ ना 15 साल 16 साल की टीनेज लड़कियाँ, इनको शहर से उठा ली गई और वहाँ इनके सामने परोस दी गई। ये वहाँ जाते थे प्राइवेट आइलैंड में, और तुमको जानकर और इतने घिनौने हरकतें थी कि दूध मुही बच्चियाँ भी उपलब्ध कराई जाती थी उनको, हवस मिटाने के लिए। और ये सब जाते थे हरामजादे, जो बड़े बड़े अपने आप को दयावान, चैरिटी दिखाते हैं ना। आपको जो दिखाया जाता है वो दुनिया का आधा सच भी नहीं है, असली सच तो उसके पीछे छुपा हुआ होता है। आप अगर कोई बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहा है ना, आप कभी उसको सच मत मानो, उसके पीछे जाकर वजह खोजने की कोशिश करो। या तो वो कुछ और कलाकारी कर रहा है जिसको छुपाने के लिए वो चैरिटी का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये बात जान लेना। ये ऐसे बड़े बड़े, ये ट्रम्प, ये हरामजादा, ये भी वहाँ जाया करता था, ट्रम्प जाता था। बहुत सारे नाम आ रहे, वो पूरी पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो भी वहाँ जाता था। इन सब के नाम मिले हैं ना। अब क्या हुआ, एप्स्टीन फाइल में बहुत सारे राज छिपे हैं। ये इजराइल का ये बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी जाता था, है ना। इन लोगों ने असल में, ये बीच में इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, ये एप्स्टीन फाइल की जो सच है ना, उसको दबाने के लिए कर दिया। लोगों का ध्यान यहाँ से हट जाए, है ना, क्योंकि लोगों को पता चलेगा इतने घिनौने लोग आज देशों को चला रहे हैं, राष्ट्रपति बने फिर रहे हैं, तो फिर विद्रोह ना हो जाए, उस चीज़ को दबाने के लिए बीच में वॉर आ गया। इसमें किसको, इसका भी नाम था मोदी साहब का, सनातनी मोदी, है ना, इसका भी नाम था।
तो ये गया इजराइल, मुलाकात किया, दोनों ने क्या स्कीम बनाया, अगले मोदी यहाँ वापस आया, इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे। और ईरान के राष्ट्रपति का एफशिन फाइल में नाम नहीं है। एफशिन फाइल में नाम किसका है? ट्रम्प, इजराइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू और मोदी, और तीनों ने मिलके दबाना। मकसद क्या है? दबाना ना। क्यों हमें रूस से सस्ता पड़ता था पेट्रोल, ईरान से हमको सस्ता पड़ता था पेट्रोल। बताओ कौन बुद्धिमान इंसान जबरदस्ती इन दोनों से पेट्रोल ना लेकर महंगा पेट्रोल लेगा वेनेजुएला से, अमेरिका से ना। वो तरह तरह के, अभी हमारी इंडियन दलाल मीडिया है ना, तरह तरह के रीज़न दे के आपको लोगों को बेवकूफ़ भी बना लेगी, लेकिन सच्चाई यही है। महंगा पेट्रोल हम लेने वाले हैं अमेरिका से। कौन सी मजबूरी है? तो मजबूरी बड़ी खतरनाक है। चलो वेनेजुएला चर्चा में है, इंपॉर्टेंट हो गया। आइए अब आइए और अन्य चीज़ें, ये चीज़ें हो गई। एक और चीज़ देख लो आप, ये जो फ्रेंच गुयाना दिख रहा है ना, ये फ्रेंच गुयाना, तो फ्रेंच गुयाना में है कोरू। कोरू, इसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं, कोरू। कोरू ये क्या है? यूरोपियन स्पेस स्टेशन है, यूरोपियन स्पेस स्टेशन है ना। ये कहाँ है? फ्रेंच गुयाना। कहाँ है? फ्रेंच गुयाना। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये स्पेस स्टेशन, फ्रांस तो उधर यूरोप में है, उन लोगों ने इसको क्यों चुना है स्पेस स्टेशन बनाने के लिए? क्यों? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। फ्रेंच गुयाना में को इसलिए चुना गया, कोई इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास है। अब दो कारण हैं कि क्यों उसको चुना गया। एक ये है कि आपको पता है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट, घूर्णन करती है। एक रीज़न तो ये है कि ये देखो, ये तो परफेक्ट स्फीयर दिख रहा है, लेकिन अर्थ ऐसा है नहीं, दबा हुआ है ना, ऐसे दबा हुआ, पिचका हुआ है। जब आप दोनों साइड से इसको दबाओगे तो पेट निकलेगा इसका, मतलब ये फूलेगा, इक्वेटर के पास से ये फूलेगा। मतलब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर में है, तो ये अगर फूला है तो अर्थ के सेंटर से इक्वेटर दूर होगा, पोल पास होगा, अर्थ के सेंटर से पोल पास हो जाएगा, इक्वेटर दूर होगा। मतलब एक बात तो तय हो गई कि इक्वेटर पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा इक्वेटर पर, एक रीज़न। दूसरा, फिर अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। अगर आपको रॉकेट लॉन्च करना है या सैटेलाइट लॉन्च करना है तो आप यहाँ से लॉन्च करो भैया। यहाँ पर ये जो पोल है ये तो सेंटर से नज़दीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। रॉकेट के ऊपर लॉन्च करना है ना हमको, ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो इसको लॉन्च करने में फ्यूल ज़्यादा खर्चा होगा ना, क्योंकि एक शक्ति खींच रही है। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल कम है, फ्यूल बचेगा। और दूसरी बात, हमें स्पेस में लॉन्च करना है, हमें ऑलरेडी पता है कि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। हम यहाँ से लॉन्च करें तो यहाँ आसान होगा इस डायरेक्शन में लॉन्च करना। हम क्या करें, इसको इस डायरेक्शन में लॉन्च करते हैं, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करना था, हम रॉकेट का डायरेक्ट कैसे किधर लॉन्च करेंगे? इधर। अगर इधर लॉन्च करेंगे तो बेवकूफ़ी है, क्यों है ना। अगर ऐसे लॉन्च करें तो भैया क्या कर रहे हैं, हम रोटेशन के अगेंस्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो फ्यूल फिर भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसे लॉन्च करें तो चूंकि अर्थ इधर ही आसान होगा। ये दो वजह है, समझ लो, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ये दो वजह है कि फ्रेंच गुयाना में कोरू स्पेस स्टेशन है, एक इक्वेटर। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और वजह बताता हूँ आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो वेलोसिटी होगी, इसकी होगी ना। वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अबे वो इनर्शिया होता है,
वेग, वेग। अब मुझे बताओ, ये घूम रही है तो वेग ज़्यादा पोल्स पे होगा, ध्रुवों पर होगा कि यहाँ ज़्यादा होगा? इक्वेटर में, इक्वेटर में ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ स्लो घूमती है, वेग वेलोसिटी यहाँ कम होगी, यहाँ ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको प्रति तो तेज़ी से घूमता है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी यहाँ पर। अब स्पीड ज़्यादा है तो भैया अपन रॉकेट इस दिशा में लॉन्च करते हैं ना, बूस्ट करेगा ना। स्पीड ज़्यादा है, वेस्ट टू ईस्ट स्पीड ज़्यादा है, तो ऐसे लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, फ्यूल बचेगा ना। बात समझ गए? मेरे ख्याल से अंदाज़ा हो गया आपको। अबे अरे यार, ये तो पूरा अपंग हो गया, इसकी अपंगता बढ़ती जा रही है। पृथ्वी खतरे में है ना, पृथ्वी खतरे में आ रही है। चलो आइए, बात समझ गए क्यों फ्रेंच गुयाना में कोरू स्पेस स्टेशन खोला गया? फ्रांस ने अपने वहाँ क्यों नहीं खोला, यहाँ क्यों खोला? कारण मिल गया आपको। इक्वेटर के पास स्थित है, और कारण क्या है? एक, इक्वेटर पर सेंटर से दूरी है तो ग्रेविटेशनल पुल कम लगता है। दूसरा यह है कि अर्थ घूमती है तो वेलोसिटी इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसलिए थ्रस्ट मिलता है, उसको बूस्ट मिलता है, इसलिए यहाँ पर खोला गया। क्लियर? आइए, अब आइए यहाँ पर देखिए नीचे, ये नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। आपको ये कटा हुआ दिख रहा है, ये हिस्सा कटा हुआ, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो। इसको क्या बोला जाता है? टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो, फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो। और कुछ इस तरह की स्पेलिंग रहेगी, टिएरा डेल फ्यूगो, डेल फ्यूगो। ये टिएरा डेल फ्यूगो है, कटा हुआ है, फिर उसके बाद नीचे वाला हिस्सा टिएरा डेल फ्यूगो ना। यहाँ पर दिख रहा है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, कहाँ मिलेगा आपको? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर बोले तो कोलंबिया में होगा, यहाँ पर। और नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, होगा। ये ऐसा दिख रहा है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अच्छा, अब वो देखो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इसका थोड़ा अजीब नाम है, पुंटा गैलिनास, पुंटा गैलिनास। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन से देश में? कोलंबिया में। इसका है पुंटा गैलिनास, पुंटा गैलिनास, गैलिनॉस। नाम क्या है? पुंटा गैलिनॉस। जो पॉइंट होता है ना, वो स्थल का नाम क्या है? उसका नाम दिया गया पुंटा गैलिनॉस, पुंटा गैलिनॉस। नॉर्दर्स्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट क्या बोला जाता है? पुंटा गैलिनॉस। कौन से देश में है? कोलंबिया। कौन से देश में? कोलंबिया। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट नॉर्थ अमेरिका का, इसको बोलते हैं केप हॉर्न, केप हॉर्न, केप हॉर्न, केप हॉर्न कहते हैं ना। कहाँ मिलेगा? वही मिलेगा, उसी में टिएरा डेल फ्यूगो में मिलेगा केप हॉर्न। बात क्लियर है? चिली कहाँ मिलेगा? केप हॉर्न, चिली। कौन सा देश बोला? तो चिली ना। बात क्लियर है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पुंटा गैलिनॉस, सदर्न मोस्ट पॉइंट केप हॉर्न, चिली, केप हॉर्न, चिली। अच्छा, आइए अब कुछ आइलैंड देखो आप, कुछ आइलैंड देखो। यहाँ पर आपको आइलैंड दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक और आइलैंड दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं फॉकलैंड। ये क्या, कौन सा है? फॉकलैंड आइलैंड। और ये है साउथ जॉर्जिया आइलैंड, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, साउथ जॉर्जिया आइलैंड। और ये दोनों आइलैंड हैं तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका? यूके का। किसका कंट्रोल है? यूके। पॉइंट बिल्कुल बन सकता है, यूके। फॉकलैंड और साउथ जॉर्जिया, फॉकलैंड और साउथ जॉर्जिया। ये आइलैंड यूं तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? यूके का, यूके ना। ठीक, ये एक याद रखिएगा। ओकर बाद यदि देखो यहाँ पर भी एक आइलैंड मिलेगा आपको, लेकिन ये आइलैंड अंटार्कटिका में आता है ना।
ये आइलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अंटार्कटिका। साउथ शेटलैंड, इसका नाम है साउथ शेटलैंड, साउथ शेटलैंड आइलैंड, साउथ शेटलैंड द्वीप, ये आइलैंड है। लेकिन याद रहे अंटार्कटिका में है ये। हम इसको पढ़ने वाले क्यों हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। मतलब आपको दो वो मिल गया गैप, एक इसके टेरा डेल फ्यूगा और इसके बीच का गैप, और ये गैप। ये जो है ये है मैगलेन स्ट्रेट। ये क्या है? मैगलेन। ये है केप हॉर्न ना, वैसे मैगलेन स्ट्रेट, मैगलेन स्ट्रेट। मैगलेन स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है? जल संधि, मैगलेन की जल संधि, मैगलेन की जल संधि ना, बीच में गैप है। अब मैगलेन की जल संधि, मैगलेन स्ट्रेट है तो दो वाटर बॉडी, दो जलीय निकायों को जोड़ने का काम कर रहा होगा। इधर क्या है भैया? ये क्या है? पूरा अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, वो भी नॉर्थ नहीं साउथ। और इधर क्या है? पैसिफिक। पता लग गया आपको मैगलेन स्ट्रेट कौन सी दो वाटर बॉडी को जोड़ रही है? साउथ अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से, साउथ अटलांटिक को पैसिफिक ओशन। क्लियर है बात? मैगलेन स्ट्रेट। लेकिन आपको ये भी पता है कि स्ट्रेट या जल संधि दो लैंड मास को भी अलग करती है। अलग हो रहा है तो एक साइड आपको दिख रहा है चिली का मेनलैंड, चिली का मुख्य भूमि, चिली की मुख्य भूमि, और इधर क्या है आपका? टिएरा डेल फ्यूगा, टिएरा डेल फ्यूगा। समझ गए आप? ये ऐसे चीज़ें याद रहे। मैगलेन संधि, मैगलेन स्ट्रेट, दो चीज़ें याद होनी चाहिए। मैगलेन संधि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रही है, साउथ अटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन। एक ये हो गया। फिर दो लैंड मास को, दो भूखंड को अलग कर रही है। कौन कौन से? मेन लैंड ऑफ चिली और टिएरा डेल फ्यूगा। समझ गए आप? चिली की मुख्य भूमि को टिएरा डेल फ्यूगा से अलग कर दी। बात क्लियर? कोई शंका? नीचे आ जाओ। अब नीचे आ जाते हैं तो टिएरा डेल फ्यूगा और इधर साउथ शेटलैंड के बीच में भी ये रास्ता गैप आ गया। इसको बोलते हैं ड्रेक्स पैसेज, ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज नाम दिया गया इसको, ड्रेक पैसेज। अब ये ड्रेक पैसेज किसको किसको? फिर वही बात, साउथ अटलांटिक पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक पैसिफिक ओशन। इधर पैसिफिक ओशन है ना। बात क्लियर है ना? तो दो आप लोगों ने नीचे देख लिया, एक देख लिया आपने आप लोगों ने मैगलेन स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट है मैगलेन स्ट्रेट, और एक देख लिया ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज। अब दो लैंड मास को जो अलग कर रहा है कौन कौन सा? टिएरा डेल फ्यूगा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का टिएरा डेल फ्यूगा, और अंटार्कटिका का साउथ शेटलैंड। या फिर आप ये ना देखे क्या बोल देगा? आपसे पूछ देगा भैया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से, बोल सकते हैं? टिएरा डेल फ्यूगा तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और ये कहाँ है? अंटार्कटिका में। ऐसे बोल सकते हो आप, अलग कर रहा है ना। ऐसे का प्रश्न बन सकता है। अभी एक और आइलैंड देखिए, ये इक्वेटर के इधर पे एक आइलैंड है, इसका नाम है गैलापागोस, गैलापागोस। ये बायोलॉजी वाले इस नाम को शायद सुने होंगे, डार्विन से कनेक्टेड है ये गैलापागोस। एक आइलैंड है। किधर है ये आइलैंड? इधर है, इधर इक्वेटर के इधर पैसिफिक ओशन में आइलैंड है गैलापागोस। जबकि ये आपका फॉकलैंड और साउथ जॉर्जिया कौन से ओशन में है ये आइलैंड? साउथ अटलांटिक। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है ना, लेकिन मैप याद रहेगा ना तो आपसे सब बन जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। मैप याद होना चाहिए, इधर ये था इधर ये था ना। ठीक, आइए, ये है गैलापागोस। आपसे कभी क्वेश्चन नहीं, गैलापागोस ये आइलैंड कहाँ है? ये पैसिफिक ओशन में है। और इस पर कौन से देश का अधिकार है? इक्वाडोर। आइलैंड पर किसका अधिकार है? इक्वाडोर का। गैलापागोस, गैलापागोस है ना, आइलैंड है गैलापागोस ना। बात क्लियर है? चलिए चलें आगे, आ जाओ भैया। शुरू करते हैं सबसे बड़ी संरचना से।
ये वेनेजुएला दिख रहा है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाएगा। ये क्या है ये? एंडीज। अबे यार रॉकी साला, एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन रेंज है ये, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये एंडीज माउंटेन सीरीज है ये, एंडीज पर्वत ना, एंडीज पर्वत। और आपको मैं बता दूं एंडीज किसका पार्ट है, किसका भाग है। आपको याद है वो नॉर्थ अमेरिका में आपने पश्चिमी कॉर्डिलेरा देखा था, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आज एक लिस्ट बनी है जो जो वर्किंग है, अगर आप छूट चाहते हो पेनल्टी से, आपको दिया जा सकता है। जो वर्किंग है ना, जैसे 3 लोग तुम लोग वर्किंग दिख रहे हो मेरे को, लेकिन छूट अगर ले लिए तो भविष्य में कभी फर्स्ट सेकंड आ भी गए ना तो मिलेगा नहीं। अब ये बताओ, तीनों को छूट चाहिए टेस्ट के पेनल्टी सिस्टम से? हाँ तीनों पूछ रहा हूँ। जमा कर दी? तुमको चाहिए तो वापस मिल जाएगा, नहीं चाहिए सोच क्या? अरे साला, और तेरे को नहीं चाहिए तो तेरे को पेनल्टी जमा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर तो एप्लीकेबल रहेगा तो पेनल्टी जमा करना पड़ेगा। टेस्ट में एब्सेंट हो गया, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो। लेकिन मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, मान लो आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस पेनल्टी सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो कोई ना कोई अगर पीछे प्रेशर नहीं पड़ा रहेगा ना तो तुम पढ़ोगे नहीं, वो एक प्रेशर लगाए रखता है। कभी एक बार टेस्ट में अपीयर तो हो, फ्लो शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। मैं जो बोलता हूँ कि क्लास रेगुलर करो और टेस्ट रेगुलर दो, धीरे धीरे आ जाओगे, लाइन पे आ जाओगे। लेकिन अगर मान लो टेस्ट से ही भागोगे, नहीं आ पाएगा वो, कभी नहीं आ पाएगा वो, है ना। बात समझ रहे हो? तो कौन कौन पिछले टेस्ट का, सब मेरे ख्याल से सभी अधिकारी हैं पिछले टेस्ट के तो ना। उसको छूट था उस टेस्ट में, वो कितना कट ऑफ से कितना चुकी थी तुम? 68 कितना कुछ था तुम्हारा, 64 था, और बाकी सबका और कम था जो भी आए थे। तो तुम सबको पेनल्टी जमा किए हो टेस्ट का, है ना। और तू कैसे टेस्ट में पोकने लगा है? तू पढ़ाई नहीं कर रहा था? घर में काम था, घरवाली का काम तो नहीं था? अच्छा अच्छा। तो सगी बुआ का लड़का क्या हो गया? ट्रैक्टर से गिर के? ट्रैक्टर के नीचे आ गया? रोड में? तो देखो भाई, मैं समझ रहा हूँ ये कि बहुत सारे वर्किंग क्लास जो होते हैं, जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को, और लोग जिनको फुल टाइम है पढ़ने को, उनकी अपेक्षा टाइम कम मिल रहा है आपको, है ना। लेकिन भैया मैं बता दूं आपको, केवल गिविंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कोचिंग। इन्फॉर्मेशन तो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है, कोई भी ऑनलाइन क्लास ले लो, सस्ता मिल जाएगा। लेकिन उससे तैयार नहीं होते ना। ये एक भ्रम जाल है जो फैलाया गया है धंधे के लिए। ये PW, खान, अनअकैडमी, ये सब मिल के आप बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको अपने धंधे के लिए। हम सोचना चाहते हैं, हम लोग संवेदनशील लोग हैं, ये इमोशन है हमारे अंदर, हम शिक्षा कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, हम शिक्षा को सस्ती करना चाहते हैं, लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। लेकिन ये समझते नहीं है कि 4000 में कोर्स बेचेंगे, पहले अगर मान लो 1 लाख लेंगे तो 1000 लोग लेंगे। 4000 में कोर्स बेचेंगे, इतना मार्केटिंग करेंगे कि अब 1 करोड़ लोग कोर्स खरीदेंगे। 1 करोड़ इंटू 4000 करो, और 1 लाख इंटू 1000 करो। 1 लाख इंटू 1000, 3 ही जीरो बढ़ेगा। और 4000 इंटू 1 करोड़ लोग खरीद लिए तो उसमें कितना जीरो बढ़ा? ये 1 करोड़ में 3 जीरो बढ़ा, और इंटू 4, समझ रहे हो?
धंधा है ये बेवकूफ़ बना रहे। जबकि सच्चाई ये है कि ऑनलाइन 90% से ज़्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स केवल मार्केटिंग में खरीदते हैं, पढ़ते ही नहीं। लिख लो, रिजल्ट नाम मात्र का नहीं, इसलिए फर्जी चयन बताते हैं लोग ऑनलाइन से, फर्जी सिलेक्शंस बताते हैं लोग, है ना। गरीबी की कहानियां दिखाते हैं आपको। देखना अलग पांडे पहुंच जाएगा किसी ईटा धोने, ये बच्चा वो स्टोरी बनाएगा, वहां बैठ जाएगा, उनके साथ खाना खाएगा। देखे हो, यही खान करेगा, यही खान भी करता है। गरीबी की कहानी बेची जाती है ना, समझ रहे हो आप। तो वो बहुत लंबा समय लगेगा आपको ये भद्दा व्यापार समझने में। सच्चाई ये है, ऑनलाइन का रिजल्ट नेग्लिजिबल है, लोग पढ़ते ही नहीं। केवल कुछ मुट्ठी भर स्टूडेंट पढ़ते हैं जो ऑलरेडी ब्रिलियंट होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। जानते हो, जो टॉपर्स रहे अपने स्कूलों में, 10th बोर्ड स्टेट टॉपर रहा, ये लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं ना, 6 घंटा 8 घंटा इनका टाइम टेबल फिक्स होता है, पढ़ते हैं ये। इनको इनका इतना ब्रिलियंट है, इतने क्रीम है ना ये लोग कि ऑनलाइन कोर्स खरीद यही पढ़ पाते हैं। बाकी सब तो ग्राहक बनने जाते हैं। 99.5% स्टूडेंट ऑनलाइन के ग्राहक है, सिर्फ पैसा देने जाते हैं, पैसा देते हैं। ऐसा मार्केटिंग का जाल बुना जाता है सोशल मीडिया में। पॉडकास्ट में चले जाएंगे, पैसा दे के पॉडकास्ट में जाते हैं, पैसा दे के कपिल शर्मा के शो में जाते हैं। ये सब क्या लगता है तुमको? जैसे एडमिशन का टाइम आता है, देखना कोर्स बेचने का टाइम आता है, खान ये अलग पांडे सब कहाँ पहुँच गए? कपिल शर्मा के शो में। क्या लगता है आपको कपिल शर्मा शो अपने शो में बुलाने के लिए फ्री में बुलाता है? 2 करोड़ 5 करोड़ पैसा लेता है वो। शाहरुख खान को कोई फिल्म को प्रमोट करना हो, कहाँ जाता है वो? कपिल शर्मा शो में। तुमको क्या लगता है 2-4 हज़ार लेता है वो कपिल शर्मा उनको प्रमोट करने के लिए? कपिल, इनको पता है एडमिशन का टाइम आ गया भैया, कोर्स बेचने का, IIT का, नीट का, UPSC का, BPSC का कोर्स बेचने का टाइम आ गया। पहुंच जाओ कपिल शर्मा शो में। फिर कपिल शर्मा शो में तरह तरह के ड्रामे करेंगे, कहानी, गरीबी की कहानी बताएंगे। 2-4 लोगों को वहाँ बुला लिया है, कहानी बता रहे हैं, एक से एक गरीबी का डायलॉग, मार्केटिंग। शर्म भी नहीं आता सालों को, शर्म भी नहीं आता इतना ड्रामा एक्टिंग करने में और बच्चों को फांस कर ठगी करने के लिए जाल बुनने में। और ये कहलाते हैं अपने आप को शिक्षक। देख लेना कैसे कैसा प्रचार आता है, देखना। बहुत सारे पॉडकास्ट में जाना, कपिल शर्मा शो में जाना, है ना। इसी समय देख लेना आप सोशल मीडिया में चालू होगा, सब पॉडकास्ट में जा रहे होंगे। कोटा के कोई टीचर्स होंगे वो भी जा रहे होंगे, अलग पांडे भी पोस्टकार्ड कर रहा होगा, या कपिल शर्मा खान भी कर रहा होगा। खान एक और काम करता है, जो यूट्यूबर होते हैं ना, छपरी यूट्यूबर्स, उनको लगा देता है मेरा वो करो। अरे खान सर तो मसीहा है गरीबों के, ऐसा वो ये सब तरीके हैं, जाल है बुना जाता है ना। स्कैम है सबसे बड़ा। ऑनलाइन एडटेक के नाम से कोरोना से ये शुरू हुआ और आज फैशन बन गया, धंधा। स्कैम है सबसे बड़ा, जान जाओ इसको अच्छे तरीके से ना। छोड़ो, मैं भावनाओं में बह गया, इधर आओ। यही सच है। देखा मैं दुनिया ऑनलाइन कर रही तो मैं भी लिखा था ना, लेकिन मेरे में चेतावनी लिखा था नीचे। इकलौता आदमी हूँ जो नीचे चेतावनी लिखा था। अपने पाँव पर खुद को लाड़ी मारता हूँ। 90% स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में पढ़ते नहीं, रेड अलर्ट, है ना। जब शुरू किया था, लेकिन अपन क्या है, ऐसे झूठ का जाल नहीं बुनते ना, हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा नहीं आते। एक तो चेतावनी भी लिख दिया वहाँ पर, है ना, नीचे रेड अलर्ट चेतावनी लिख दिया। और उसमें यह भी लिखा कि आप पहले 1 महीना पढ़ो, आपको लगता है कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो तभी पे करना। वो चेतावनी देखकर ही बच्चे नहीं आते। लेकिन मेरे को अब उसके लिए क्या है, स्टूडेंट अगर धंधा करना है मुझे, तो मेरे को बताना पड़ेगा, किसी को ला के खड़ा कर दो, देखो मेरा ऑनलाइन का स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। वैसे ही करते हैं ना, वैसे किया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि 10 लाख ऑनलाइन स्टूडेंट में ये हुआ है, या मैं झूठा भी खड़ा कर दूंगा उसको, नहीं होगा ऑनलाइन का, नहीं होगा, मेरा स्टूडेंट भी नहीं होगा, खड़ा कर दूंगा। तब स्टूडेंट दौड़े दौड़े खरीदेंगे, अरे यहाँ सिलेक्शन भी होता है, ऑनलाइन कोर्स खरीदेंगे ना। अलग पांडे भी यही करता है, खान भी यही करता है, सारे यही करते हैं।
ये नहीं बताएंगे हरामजादे कि 1 करोड़ लोगों ने मेरा ऑनलाइन कोर्स खरीदा था, 10 लाख लोगों ने ऑनलाइन कोर्स खरीदा था, इक्का दुक्का पास हुए हैं, इक्का दुक्का। और ये जो इक्का दुक्का पास हुए हैं ये भी पहले ऑफलाइन कर चुके हैं, 2-3 साल से फेल हो रहे थे, तो मेरा भी प्रचार देख के मेरा भी ऑनलाइन कोर्स सस्ता वाला खरीद लिया। ये नहीं बताएगा कोई, यही है धंधा ना। कॉमर्स वाले बहुत आसानी से ये वाला स्कीम समझते होंगे, कॉमर्स वाले ना, क्या है धंधा, क्या है धंधा, कैसे किया जाता है। या जो बिजनेस करता है वो भी जानता होगा कि साला तुम सच बोलोगे ना तुम्हारा सामान बिकेगा नहीं, लोग लेंगे नहीं। सच बोलोगे सामान नहीं लेंगे, लोग इतने मूर्ख हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, झूठा आडंबर बुनते हैं। समोसा सुबह 8 बजे निकाला है, तुम शाम को गए 5 बजे, ग्राहक जाएगा पूछेगा समोसा गर्म है भैया? हाँ अभी निकला है, जबकि वो समोसा 3 बार गर्म हो चुका है, फ्राई हो चुका है। आपको छुएगा गर्म ही लगेगा, ये नहीं बताएगा अबे सुबह बना हुआ है। बोल दिया तो कौन समोसा बचा हुआ है वो खरीदेगा? कोई खरीदेगा? आपको पहना दिया, आपने पहन लिया, आसानी से पहन लिया। हाँ वो छोड़ दो, ट्रेन व्रेन में जाओ, 2 दिन पहले का भी समोसा बेचेंगे, 2 दिन पहले का समोसा बेच देंगे, तुमको खिला देंगे। ये है हमारे देश में बिजनेस का ये मॉडल है। लोग अगर आप सच बताओगे, लोग इतने मूर्ख हैं कि सच को समझेंगे भी नहीं। लेकिन साला मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। चलो छोड़ो इसको, इधर आओ। आपने देखा था वेस्टर्न कॉर्डिलेरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, उन चला गया समंदर के नीचे, महासागर के नीचे चला गया है, फिर से उभर के यहाँ आएगा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वही हिस्सा उभर के फिर से आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 लेयर में आएगा। आपको पता है ना कॉर्डिलेरा किसको बोलते हैं? 2 नहीं, समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं को कॉर्डिलेरा बोलते हैं। समानांतर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 मिलेगा आपको नॉर्थ अमेरिका में। एक देखो, इसको भी कॉर्डिलेरा है, तो कॉर्डिलेरा को ये है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ये क्या है? कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ये है सेंट्रल कॉर्डिलेरा सेंट्रल। ये क्या है? कॉर्डिलेरा सेंट्रल। और ये है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। अबे स्पेलिंग भूल गया रे मैं। हाँ अरे हाँ, ऑक्सीडेंटल। एक बार मैं लिख रहा था, अचानक वाई लिखना था, वाई से कुछ, अबे वाई कैसे लिखते हैं, दिमाग फ्यूज हो गया था। मैं कम से कम 10 मिनट तक पसीना हो गया, मेरे को वाई लिखना नहीं आता। ठीक, इस साइड वाला ईस्ट वाला कौन सा? कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। बीच वाला कॉर्डिलेरा सेंट्रल, और सबसे वेस्ट वाला कॉर्डिलेरा। इसी का बाहरी लेयर ये एंडीज है, एंडीज है ये ना। अब एंडीज पे फोकस कर लें, तो एंडीज किसका भाग है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है ना। एंडीज किसका विस्तार है? ऐसे भी पूछ सकता है, एंडीज इज द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। द सेम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा which was stretching from Alaska to Mexico in North America continent, वही कॉर्डिलेरा वापस आया है यहाँ, अंदर से समुद्र में डूबा हुआ था, फिर ऊपर आ गया ना। और यहाँ पर ये जो एंडीज है इज द एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ओनली। ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा का विस्तार है एंडीज, साउथ अमेरिका में। एंडीज, बात समझ गए आप? एंडीज आइए, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये दिख ही रहा है आपको। अब सबसे लंबी है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देश याद रखो, पूछ सकता है आपको। कहाँ से शुरू हुआ? ऊपर से वेनेजुएला से। कहाँ से शुरू हुआ है? वेनेजुएला से। वेनेजुएला से नीचे कोलंबिया, कोलंबिया से नीचे इक्वाडोर, इक्वाडोर से नीचे पेरू है। और याद रखो आप, ये एंडीज यहाँ भी बोलिविया में भी है, चिली और अर्जेंटीना में भी फैला हुआ है। इधर पेरू और बोलिविया, और इधर चिली और अर्जेंटीना फैला हुआ है। याद रखना एंडीज का ये। कहाँ से शुरू हुआ? नॉर्थ से में वेनेजुएला से, नॉर्थ में वेनेजुएला से, वेनेजुएला से नीचे
कोलंबिया, कोलंबिया से नीचे इक्वाडोर, नीचे आ जाओ पेरू बोलीविया, पेरू बोलीविया, पेरू बोलीविया, नीचे आ जाओ चिली अर्जेंटीना, ये एंडीज, एंडीज माउंटेन रेंज। क्लियर? आई ओकर बाद एती देखो यहां पर एक झील है, ऐसे यहां पर एक झील है ऐसे फैला हुआ, ये झील का है टीटीकाका, टीटीकाका झील, टीटीकाका, टीटीकाका लेक है ये। टीटीकाका लेक दो देश में फैला हुआ, मेजर हिस्सा कहाँ है? बोलीविया में, लेकिन थोड़ा सा कहाँ फैला हुआ है? पेरू में भी है लेक टीटीकाका। टीटीकाका के किनारे बोलीविया की कैपिटल लापाज स्थित है, सिचुएटेड है। लापाज, बोलिया की कैपिटल लापाज, वो इस झील के किनारे है। लापाज, लापाज ना, बोलीविया की कैपिटल लापाज किस झील के किनारे है? टीटीकाका। इसके नीचे एक और झील है, पोपो, पोपो लेक, बोलीविया में ही। पोपो आप पहले भी नाम सुन चुके हो, हैं? सुने हो? हाँ हाँ, वॉल्केनो में है। कहाँ है? हाँ, अरे नोनी, वाह, याद है इसको। पोपो, माउंट पोपो म्यांमार में था, माउंट पोपो, लेकिन ये पोपो झील है। पोपो लेक कहाँ है? बोलीविया। इधर एक और झील है, ओजस डेल सेलेडो, ये भी नाम सुना हुआ लग रहा है आपको। हाँ, ओजस डेल सेलाडो, अर्जेंटीना में, लेकिन आपने वहाँ पे सुना था वॉल्केनो ना। अच्छा, चलो एक एक चीज़ बताता जा रहा हूँ, नक्शे में आ जाएगा। अच्छा, मेरे को साला पहले एंडीज़ का सबसे ऊंची चोटी पे आना था यार। एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी यहाँ कहाँ बना रहा हूँ मैं? अर्जेंटीना में ना, एकांकगुआ, ये भी सुन चुके हो आप, माउंट एकांकगुआ, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, माउंट एकांकगुआ। वेयर इट इज? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ। सिर्फ एंडीज की नहीं, साउथ अमेरिका, पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी यही है, एकांकगुआ, एकांकगुआ। not only Andes but also of whole South American continent ना। एकांकगुआ कहाँ है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। एकांकगुआ पहले भी सुने, वॉल्केनो में। एकांकगुआ क्या है ये? एक्टिव वॉल्केनो, कैसा वॉल्केनो है ये? डेड है। लेकिन आप लोगों ने दो वॉल्केनो, अच्छा इसी एंडीज में, यहाँ इक्वाडोर में एक चोटी है, एक पीक है इक्वाडोर में। कहाँ पर? इक्वाडोर में, कैटाबॉक्सी, कैटाबॉक्सी है ना, कैटाबॉक्सी, माउंट कैटाबॉक्सी सुने थे? वो इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक है, इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर कैटाबॉक्सी। हालांकि कैटाबॉक्सी एक वॉल्केनो भी है, पता है? अगर वॉल्केनो भी है तो चलो मैं लाल कर दूं, लाल कर देता हूँ ना। ये माउंट कैटाबॉक्सी है ना इक्वाडोर में, वहीं करिया कैसे हो गया अपने आप? ये दो इक्वाडोर, कैटाबॉक्सी, कैटा। और एक और देखे थे यहाँ पर अर्जेंटीना में ही, ओजस डेल सेलेडो, देखे थे ओजस डेल सेलेडो। सेम झील भी है और सेम माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है ये, ज्वालामुखी। दोनों में एक बात स्पष्ट कर लो, ये दोनों एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आप बोल सकते हो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में। लेकिन ये क्या है? इट इज हाईएस्ट, इट इज एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड एट हाईएस्ट पॉइंट, समझ रहे हो आप? सिचुएटेड एट हाईएस्ट,
सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ये है, ओजस जल सलेडो। दोनों में आप कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे सर एक ही जैसा लग रहा है, एक ही जैसा नहीं है। यह है कैटाबॉक्सी, लेकिन सी लेवल से इसकी हाइट मान लेते हैं 100 मीटर ही है, लेकिन सी लेवल है ये, और ये जो ओजस जल सलेडो है ये 500 मीटर की ऊंचाई पर है ये, लेकिन है छोटा इससे। बात समझ रहे हो? सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा? ओजस जल सलेडो। और सबसे ऊंचा, क्योंकि थोड़ा विवाद है ना, एनसीईआरटी में कुछ और किताबें में कुछ तो सोर्सेज में कुछ है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई ऐसे ही कर लो आप। कैटाबॉक्सी इज द हाईएस्ट वॉल्केनो, सिर्फ एक्टिव नहीं, ओवरऑल वॉल्केनो में हाईएस्ट है वो, ओवरऑल। और ओजस जल सलेडो क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित वॉल्केनो है, कोई भी एक्टिव सब में। बात समझ गए? क्लियर? अच्छा, एक चिम्बोराजो भी देखा था आपने, वो भी कहाँ है? यही है चिम्बोराजो, यही ना? एक्टिव था क्या वो? नहीं, एक पीक है, आप ये याद रखो। चिम्बोराजो पीक भी कहाँ है? इक्वाडोर, वो भी एंडीज का पार्ट है, एंडीज का एक्सटेंशन है, एंडीज पर्वतों में ही है। चिम्बोराजो क्या याद है आपको? क्या इसको क्या बोलते थे? चिम्बोराजो, चिम्बोराजो, चिम्बोराजो। क्लियर है बात? ओके, आगे चलें। आगे चलता ना मन, डेजर्ट आपको याद होगा, एक कोल्ड करंट यहां से गुजरती है, कौन सा? इसके इस तट से जाती है, याद आ रहा है? पेरुवियन, पेरुवियन, याद आ रहा है? पेरुवियन, इसी को क्या बोलते हैं? हमबोल्ट। और हरा बना रहा मतलब जान जाओ आप, वार्म, वार्म है कि ठंडी है? कोल्ड है, कोल्ड करंट है ये, है ना? पेरुवियन इसके तट से जाता है। अर्चना ब्लैंक है अभी ना, नीला कर दूं? अबे अच्छा, इधर तुम लोग अपने नक्शे में आप अपना कलाकारी करना बढ़िया से सुंदर। वो आता है ना लिखो फेंको फैन, अलग कलर वाला, अपने फाइनेंसेस के अनुसार आप ले सकते हो। बहुत सारे स्टाइलिश पेन भी आते हैं, एक एक पेन 20-20, 25-25 रुपये का भी आता है ना, कलरफुल। 3-4 कलर ले लेना, पहाड़ बनाने के लिए कलर चूज़ कर लेना, नदी के लिए कलर चूज़ कर लेना, नदी की सहायक ट्रिब्यूटरी बनाने के लिए कलर चूज़ कर लेना, झील के लिए कलर। तो क्या एकदम नक्शा देखोगे ना, एकदम अलग से, एकदम तुरंत आँख पकड़ लेगा ना, बढ़िया सुंदर बनाने का है। क्या लड़के बहुत कम करते हैं, लड़कियां थोड़ा कलाकारी ज़्यादा कर लेती हैं, है ना? लेकिन कोशिश करना चाहिए, सुंदर बनाओ, ठीक? सुंदर नक्शा बनाओगे तो आँखें अट्रैक्ट होंगी, आँखें देखने का मन करेगा, बार बार देखोगे तो बार बार रिवाइज होगा, बार बार रिवाइज होगा तो स्ट्रॉन्ग याद रहेगा ना। तो नक्शा बनाओगे ना, तो सब ले रहे हैं तो महू ले लेते हो, ऐसा वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। मैं देखूंगा, कभी भी बोल दूंगा नक्शा दिखाओ साला क्या क्या बनाए ना। जो बायोलॉजी वाले होते हैं उनको बहुत डायग्राम बनाते हैं, है ना, जूलॉजी बायोलॉजी वाले, तो ये लोग को तो आदत रहती है इसमें डायग्राम बनाने में, मैपिंग करने में ना। ये आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले बहुत आनाकानी करते हैं, बता रहा हूँ ना। आए पहले से हम लोग को अभी पढ़ना पड़ता नहीं, अरे आर्ट्स तुम लोग क्या लगता है बीए हुए करते हैं, सब पढ़ते हो लोग, वो जाके गाना वाना सब गोद के आते हैं, है ना। हाँ, अब बहुत कम होते हैं सीरियस, जो शुरू से सिविल सर्विसेज टारगेट है और वो ले रहे हैं ना, वो सीरियसली पढ़ते हैं। वरना 99% आर्ट्स के स्टूडेंट तो केवल आर्ट्स इसलिए करते हैं कि बाकी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आर्ट्स लेते हैं, है ना। चलो नाम कहलाने के लिए कि हमारी लड़की ग्रेजुएट है, आर्ट्स ले बेटा बीए कर ले। लड़का बताने के लिए अब कुछ तो नहीं कर सकता, कम से कम लड़की वाले आएंगे बताने के लिए रहेगा हमारा लड़का ग्रेजुएट है, बीए कर ले ना। उसके बाद एग्ज़ाम दे जाओगे ना, एक से एक इंस्टेंस होता है।
मैं जब अपना बीएससी फाइनल ईयर दे रहा था, मेरे बगल में एमकॉम का भी एग्ज़ाम था। मेरे बगल में जो लड़की बैठी थी, उसके नकल करने का तरीका बता रहा हूँ। वो लहंगा ही पहन के आती थी, हाँ लहंगा पहन के आती थी और ऐसे बैठती थी। अब मैं साला परेशान, क्या है, एक तो देखो मैं भी बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था ग्रेजुएशन में उस समय। अपन को जो आता था जल्दी जल्दी कर लिया, बैठ गया अपन। अब बैठ गए तो क्या करेंगे। मैं देखूं वो लहंगा ऐसे उल्टा करे, और इसी तरीके से लिखा हुआ था उल्टा करके पढ़ सके। पूरा लहंगा भरा हुआ था, सब भरा हुआ रहता सामने, है ना। पूरा लहंगा में भर के पूरा एमकॉम का एग्जाम दी है वो। मेरे को नहीं पता भैया पास हुई कि नहीं, पूछी मैं एग्जाम के आखिरी, मतलब मेरा जब आखिरी था, मैं बोला मैडम कभी कुछ पढ़ी लिखी भी हो हैं? साला और साइंस कॉलेज के जाओगे ना तो जो बेंच है ना, उसमें पूरे बीए और कॉमर्स पूरा भर के रखते हैं, पॉइंट्स लिखा रहता है। इतना भी नहीं पढ़ सकते हरामजादे, वो पढ़ते नहीं। वो अजय माला से ना क्वेश्चन का पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं, पॉइंट के बाद गोतते हैं, गाना शायरी गोतते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, देखा हूँ मैं, एकदम छोटा बना के बुक, एकदम बुक बना लेते हैं साले, पूरा एकदम साले वही बना के लेके चलते हैं, ऐसे करके ना बैठते हैं ऐसे। हाँ आजकल तो टेक्नोलॉजी भी आ गई, ये अंदर पूरा लगा उगा के कोई बाहर है। आओ इधर, ये पता है ना आपको, ये ठंडी जलधारा इधर से गुजरती, पेरुवियन या हमबोल्ट। मैं ओवरऑल करंट आपको पढ़ाया हूँ, वहाँ से अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैप में बनाना इसको। ये जो गुजरती है, और आपको पता है अगर किसी कोस्ट से ठंडी जलधारा गुजर रही है तो उसके अगल बगल क्या होगा, मरुस्थल होगा। क्या होगा, रेगिस्तान मिलेगा। देखो यही कंसेप्ट है, समझो इसको भाई। एक गर्म जलधारा होती है, ठंडी होती है। इधर आप देखते हो, इधर तो गर्म जलधारा आती है ना, गर्म जलधारा आती कि नहीं आती है, आपको पता है। ये इक्वेटर से ऐसे इधर की ओर आती है, दोनों तरफ से आती है ना, इक्वेटर के दोनों तरफ से। ये इधर मुड़ जाती है। ये है कौन सी, दोनों है नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, गर्म है, गर्म है ना। साउथ अमेरिका से टकराती है, ये इधर ऊपर निकल जाती है। आपको पता है एक गल्फ की खाड़ी में घुस जाती है और एक कैरिबियन से ऐसे निकल जाती, पता है कि नहीं, याद है। ये ब्राज़ीलियन करंट है। ये कौन सी करंट, ब्राज़ीलियन करंट इधर आती। मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर कौन सी जलधारा चल रही, गर्म। ये गर्म चली थी, वहाँ से आई, टकराई यहाँ से, अफ्रीका से चली थी ना, अफ्रीका के कोस्ट से यहाँ टकराई। आपको पता है समंदर से ज़्यादा तेज गर्म होता है लैंड, होता है गर्म। ये गर्म तो थी ही, यहाँ आई और गर्म हो गई, और गर्मी लगा इसको, क्या होगा, ऊपर चली जाएगी। क्या है, ऊपर जाएगी, गर्म होकर और इवापोरेशन होगा, ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो ऊपर टेम्परेचर लो मिलेगा कि हाई, ऊपर जाओगे तो लो मिलेगा टेम्परेचर। जैसे आप ऊपर जाते हो बमलेश्वर में, ऊपर ठंडा ठंडा हवा लगता है मई जून में, ऊपर जाओगे ठंडा होगा। कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया होगी, बादल बनेंगे, यहाँ बादल बनेंगे। बादल बन गए तो बरसेगा भी, तो इधर बरसेगा, बादल चलेगा ऐसे, बरसेगा। और जब तक ये वेस्टर्न पार्ट में पहुँचेगा, बादल सिरा गया, पानी सिरा गया। सिराना का मतलब जानते हो ना, उड़क गए, खत्म हो गए, है ना, बादल से पानी सिरा गए। तो एती एमन वर्षा ही नहीं करता। एक ये कारण हो गया कि महाद्वीपों के अधिकांश मरुस्थल आपको पश्चिमी भाग में दिखाई देंगे। क्यों, वही कारण देख लिया आप, है ना, कि ये जो जलधाराएं हैं, ये जो पवने हैं, ये कहाँ टकराती हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में। वहाँ संघनन होता है, वहाँ बादल बनता है, वहाँ पानी बरस जाता है। जब तक पूर्वी हिस्सों में, और जब तक पश्चिमी हिस्से में पहुँचता है, पानी उड़क गए, सिरा गए। एक ये
दूसरा दूसरा मरुस्थल का एक कारण होता है ठंडी जलधारा। जिस तट से ठंडी जलधारा लाखों करोड़ों वर्षों से प्रोसेस चल रही है, ठंडी जलधारा पेरुवियन जलधारा यहाँ से चलती है। और आपको मैं बता दूं, ये ठंडी जलधारा है। ठंडी का मतलब भारी, मतलब नीचे चलेगी ना, हवाएं भी यही चिपकी रहेंगी और हवाएं ठंडी रहेंगी। जलधारा के ऊपर हवा कैसी होगी? ठंडी होगी। ठंडी है तो क्या वो ऊपर जाएगी इवापोरेट होके? बादल भी नहीं बनेगा, पानी भी नहीं गिरेगा। तो पश्चिमी हिस्से में ठंडी जलधारा चल रही है तो करोड़ों सालों से बारिश ही नहीं हो रही, तो भी सूखा पड़ेगा इधर। मतलब आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इधर रेगिस्तान भी दिखेंगे। आइए देख लीजिए। पहले रेगिस्तान, सेचुरा रेगिस्तान, थोड़ा सा गलत ना हो जाए साला। सेचुरा, आ जाओ, ये देखो यहाँ पर एक रेगिस्तान मिलेगा, ये है सेचुरा डेजर्ट इधर मिलेगा। इसमें दोनों में फैला हुआ कौन सा है? इक्वाडोर और पेरू, इक्वाडोर और पेरू। उसके बाद इधर आ जाइए आप नीचे, ये मेजर हिस्सा चिली में है ना, और थोड़ा सा हिस्सा इधर है, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल। मेजर हिस्सा कहाँ है? चिली में, अटाकामा चिली। लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको ऊपर पेरू और नीचे बोलिविया में भी दिख रहा है। अटाकामा डेजर्ट एक ऑप्शन हमेशा चुनना होगा। कहाँ? चिली। अब अटाकामा के बारे में सुन लो आप। इसके बारे में पहला फैक्ट, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल है ये। डेजर्ट लोकेटेड एट हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, ऊंचे पर है ये, है ना। अटाकामा मरुस्थल विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल। पहला फैक्ट, डेजर्ट लोकेटेड एट हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, पहला। दूसरा, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, शुष्कतम, सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। तीसरा पॉइंट, यहाँ नाइट्रेट के रिजर्व मिलेंगे। अब नाइट्रेट का भंडार मिलेगा। किसका भंडार? नाइट्रेट रिजर्व अबंडेंट है, बहुत है नाइट्रेट भंडार यहाँ। नाइट्रेट रिजर्व ना याद रखें। अटाकामा डेजर्ट में किसका रिजर्व मिलता है, किसका भंडार है? नाइट्रेट का भंडार है। और नाइट्रेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? फर्टिलाइजर, उर्वरक उद्योग में नाइट्रेट, फर्टिलाइजर। हाँ, याद आ रहा है? वो तो नाइट्रोजन है भाई। हालांकि ये भी वही है। हाँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, NPK। इधर आओ। फर्टिलाइजर उद्योग में, मतलब आपको यहाँ साउथ अमेरिका में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ मिलेगी? चिली। ऐसे प्रश्न बनते हैं ना। ये फैक्ट याद रखिए। अटाकामा डेजर्ट एक तो लोकेशन कहाँ है? ईस्टर्न साउथ अमेरिका, चिली में है। उसके बाद पॉइंट याद रख लो, अटाकामा डेजर्ट चिली में है ना। जी सर, चिली वेस्टर्न सर, इसको बोल दिया। अच्छा हाँ, ओ वेस्टर्न, सॉरी, वेस्टर्न ना। अटाकामा विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल, हाईएस्ट पॉइंट। दूसरा, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे शुष्कतम डेजर्ट। तीसरा, नाइट्रेट रिजर्व है यहाँ पर, और नाइट्रेट रिजर्व है तो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है यहाँ। दूसरा, एक यहाँ पर अरिका एक जगह है चिली में। इसी डेजर्ट में एक जगह है, जगह का नाम है अरिका। ये है ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। स्थल की बात हो रही है अब, केवल पूरे मरुस्थल की बात नहीं हो रही। स्थल, विश्व में कौन सा स्थल सबसे शुष्कतम है? अरिका। इसी अटाकामा डेजर्ट में है, चिली में। अरिका ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, अरिका यही है। अब नीचे आ जाओ। नीचे ये दिख रहा है, नीचे ये चिली और अर्जेंटीना। यहाँ पर भी एक और डेजर्ट है। ये नीला कैसे हो गया साला?
लाल नहीं होना था वैसे, लेकिन चलो। यह है पेंटागोनिया डेजर्ट, पेंटागोनिया डेजर्ट, पेंटागोनिया, अर्जेंटीना, चिली। अगर एक पेंटागोनिया, एक देश चुनना हो तो अर्जेंटीना। मैक्सिमम हिस्सा कहाँ है? अर्जेंटीना। पेंटागोनिया डेजर्ट चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ, पेंटागोनिया डेजर्ट। क्लियर? वो डेजर्ट का थ्योरी वरी मैं बताऊंगा आपको जब मैं माउंटेन डेजर्ट कराऊंगा ना, तो डेजर्ट कितने प्रकार, कौन से लैटीट्यूड में उसको डेजर्ट को क्या बोलेंगे, उस लैटीट्यूड के बाहर वाले डेजर्ट क्या होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, सब बताऊंगा मैं। कहीं आपको आप लोग को डेजर्ट का मतलब क्या लगता है? एकदम गर्म स्थान, पेड़ नहीं है, रेती रेत है। आपको रेगिस्तान का मतलब यही होता है, लेकिन रेगिस्तान का मतलब ये नहीं होता है। रेगिस्तान का मतलब ये होता है जहाँ वेजिटेशन नहीं होता, जहाँ पूरा बर्फ़ से ढका हुआ ना, वो भी रेगिस्तान है, वो कोल्ड डेजर्ट है, वो है ना। जानेंगे आगे, थ्योरी पे बताऊंगा, माउंटेन और वो शुरू करूँगा तो बताऊंगा मैं। ऐसे अच्छा रहेगा, ब्रेक में 2 मैपिंग करा लिए, फिर आगे बीच में थ्योरी ले आया, थ्योरी पढ़ा दिया, फिर मैपिंग एक कॉन्टिनेंट कर लिए, कुछ थ्योरी। अब ऐसे ज़्यादा थ्योरी बचा नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्लियर है ना? और तुम याद से मैडम से मांगना, तो जो वीडियो क्लास तुमने नहीं किया, जब भी समय मिले वो वीडियो को देखो ना। क्लियर है? ये डेजर्ट देख लिया आप लोगों ने। आइए आगे चलिए, अब कुछ और स्ट्रक्चर। क्या हुआ? आज ज़्यादा हो गया क्या? लगा था नहीं, कहाँ ज़्यादा हुआ रे, मैं आराम से तो चल रहा हूँ। कतने टाइम हो गया? अभी तो 8 ही बजा है ना। हैं? 8-5 हो गया। अबे रुको, बस दो 5 मिनट। इधर आओ, इधर एक। अब आपको कुछ प्लेटियोटी भी पूछ सकता है, लटके झटके। पठार उठार किधर है? पश्चिम में है, ईस्ट में। यहाँ पर एक पठार है, ये यहाँ पर बड़ा सा, इसको बोलते हैं बोलिवियन प्लेट्यू, बोलिविया का पठार। ये क्या है? बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार, बोलिवियन प्लेट्यू ऑफ बोलिविया, ऐसा बोल सकते हैं। मेजर हिस्सा बोलिविया में, थोड़ा थोड़ा हिस्सा पेरू में और चिली में। ठीक है, बोलिवियन का पठार इधर है। इसके बगल में देखो एक है, ये बोलिविया में और बाकी हिस्सा ब्राज़ील में। माटा ग्रासो का पठार, ये मेजर हिस्सा ब्राज़ील में, माटा ग्रासो का पठार है यहाँ। हाँ, अच्छा, ये जो बोलिविया का पठार है ना, इसको और एक नाम से जाना जाता है, एंटीप्लानो का पठार, प्लेटी ऑफ एंटीप्लानो। ये पूछेगा आपसे। अब बोलिविया का पठार बोल दे तो आप तो जमत जाओगे साला बोलिविया में। ये नहीं पूछेगा, बोलेगा एंटीप्लानो का पठार कहाँ है। अब आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यही है बोलिविया का पठार को ही क्या बोलते हैं? एंटीप्लानो, प्लेटी ऑफ एंटीप्लानो। फिर नीचे आ जाइए, पेंटागोनिया उच्चावच। अब ये पेंटागोनिया डेजर्ट तो देख लो, दिमाग दौड़ जाएगा आपका, लेकिन ये उच्चावच यहाँ है, अर्जेंटीना। पेंटागोनियन हाईलैंड्स बोलते हैं, हाईलैंड्स सुने हो? हाईलैंड्स, उच्चावच बोलते हैं। पेंटागोनिया उच्चावच, अर्जेंटीना में नीचे साइड उच्चावच। अब उच्चावच क्यों बोल रहे हैं भैया? ना तो ये प्लेन है, ना तो मैदान रहा, और ना ही पठार बन पाया। ऊंचा है, लेकिन समुद्र तल से ऊंचा है ना स्ट्रक्चर है, इसलिए उच्चावच। समझ गए? ये हो गया। ये आपसे पूछ सकता है बार्बोरीमा का पठार। ये देखो, ये वाला हिस्सा ब्राज़ील है ना, ये इधर ये हिस्सा पर, ये है बार्बोरीमा का पठार, बार्बोरीमा प्लेट्यू ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के कौन से? ईस्टर्न साइड। और ऊपर आपसे पूछेगा गुयाना का पठार, ये यहाँ पर फैला हुआ, एकदम एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये है प्लेटी ऑफ गुयाना, गुयाना का पठार, बार्बोरीमा। कल अपन और चीज़ें करेंगे, जैसे रुक जाओ, ये दिख रहा है, ये खाली जगह, ये दिख रहा है खाली जगह, पानी भरा होगा यहाँ,
ये है पीनास की खाड़ी, ये नदी आएगा तो आपको पता चलेगा, पीनास की खाड़ी है ये, पीनास की खाड़ी है ये। और इधर देख लो आप, यहाँ पर पानी, ये भी खाड़ी टाइप का दिख रहा है, ये है सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, ये सेंट जॉर्ज, ये ऊपर ये दिख रहा है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है, वो है सेंट मटियास की खाड़ी, सेंट मटियास, हाँ खाड़ी है, सेंट मटियास की खाड़ी। ये 3 खाड़ी, कभी कभी सीधा सीधा पूछो सेंट मटियास की खाड़ी कौन से महाद्वीप में है, थोड़ा देखे रहोगे तभी तो याद आएगा, सेंट मटियास, सेंट जॉर्ज, पीनास की खाड़ी ना। यहाँ पर देखिए आप, बस ख़त्म हो रहा है ना। कभी पूछते हैं आपसे सेंटोस पोर्ट बंदरगाह कहाँ है, सेंटोस यहाँ है ब्राज़ील में, ये क्या है सेंटोस पोर्ट ब्राज़ील में है। कहवा क्या होता है, कहवा कॉफ़ी बनता है, कहवा। आपको पता है विश्व में सबसे बड़ा कहवा का एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है, ब्राज़ील। गन्ना भी होता है सबसे, गन्ना में तो क्यूबा है क्या, चलो वो डेटा है आगे, मेरे को याद नहीं है सब। कहवा उत्पादन, कहवा एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा उत्पादन एक्सपोर्ट कौन करता है, ब्राज़ील करता है, ब्राज़ील। कॉफ़ी ना, यहीं से आता है सबसे ज़्यादा। और सेंटोस पोर्ट ये फेमस है किसके लिए, कहवा एक्सपोर्ट। ये कहवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रुक जाए टेक्निकल शब्द में देख रहा हूँ। कहवा इन इंग्लिश, कौवा नहीं भी, कहवा। Kawa is Hawaiian for servant. साला कौवा मेरे को ही पता है, हाँ बताओ। ग्रीन टी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कश्मीर वैली, ये वही कॉफ़ी चाय से ही संबंधित है कहवा ना, तो ये कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी। कौवा नहीं, कहवा, उसी को कहवा बोलते हैं भाई हिंदी में, कहवा। कॉफ़ी लिख लो, कॉफ़ी, ये इसलिए फेमस है। और आपको बता दूं यहीं पर है साओ पालो नहीं, साओ पालो ना, यही ब्राज़ील में शहर है साओ पालो। इधर एक बना लो, साओ पालो। और साओ ब्राज़ील, पूरे ब्राज़ील का साओ पालो कहवा प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कहवा प्रोडक्शन, कॉफ़ी प्रोडक्शन है ना, ऐसा पूछ देता है। ठीक, बाकी कल रिवर जो बचा हुआ है, साउथ अमेरिका छोटा है, ज़्यादा नहीं, ये कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आपका सिलेबस पता है हो गया कि नहीं हो गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका।